वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मित्रों, जैसे टेट का जो हम लोग स्पेशल क्लास स्टार्ट किए थे उसी कड़ी में आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके टेट के एग्जाम में जो मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं उससे एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन, कभी तीन क्वेश्चन, मतलब मोस्टली ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अवश्य आते हैं। कभी कभी जब पेपर को, प्रीवियस ईयर के पेपर का जब स्टडी करेंगे वहां पे पाएंगे तो कभी कभी आपके तीन तीन क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो कंपलसरी मस्ट आएगा। तो आइए देखिए, हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जो विभिन्न वर्डों का प्रयोग हम करते हैं उन वर्डों की मीनिंग क्या है, इसको बताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को हम तीन भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहली स्थिति क्या होती है, लाभ की स्थिति होगी। दूसरी स्थिति हानि की स्थिति होगी। तीसरी क्या होगी, छूट की स्थिति होगी। मतलब पूरे चैप्टर को हम इन्हीं तीन भाग के अंतर्गत हम प्राप्त पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। लाभ की स्थिति, हानि की स्थिति, छूट की स्थिति के बारे में पहले हम क्लियर हो। सबसे पहले तो हम ये जाने कि जैसे मैंने लिखा है सीपी, सीपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कास्ट प्राइस। जैसे मैंने यहाँ पे सीपी लिखा है, सीपी का मतलब क्या हो गया, कास्ट प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य है क्या चीज। और फिर जैसे मैंने लिखा है सेल प्राइस, सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या है। और फिर जैसे मैंने लिखा है प्रॉफिट, मतलब लाभ क्या है। और फिर मैंने लिखा है प्रॉफिट परसेंट, मतलब लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। फिर मैंने क्या लिखा है, लॉस, हानि लिखा है। और इसमें लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत क्या है। पहले इन वर्डों को जाने फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मित्रों, जैसे जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि कंज्यूमर जब शॉपकीपर के पास जाता है और शॉपकीपर से जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है वह कंज्यूमर का क्या कहलाता है, कास्ट प्राइस कहलाता है। उसी तरीके से जब शॉपकीपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है और स्टॉकिस्ट से शॉपकीपर जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है वो शॉपकीपर का क्या कहलाता है, कास्ट प्राइस कहलाता है। मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि कास्ट प्राइस एक्चुअली वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, या उस मूल्य पर कंज्यूमर खरीदे वस्तु को, या शॉपकीपर खरीदे, या स्टॉकिस्ट खरीदे, मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी जाती है उसी को क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई शॉपकीपर, अगर कोई कंज्यूमर शॉपकीपर के पास जाता है और कंज्यूमर किसी वस्तु को अगर 100 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब जो सीपी हो गया वो सीपी क्या हो गया, 100 रुपीज हो गया, वो सीपी 100 रुपीज हो गया। फिर दूसरी चीज, अगर शॉपकीपर किसी वस्तु को अगर बेचता है तो स्वाभाविक, अगर शॉपकीपर वस्तु को बेचेगा तो दो सिचुएशन होगा, या तो लाभ की स्थिति बनेगी या हानि की स्थिति बनेगी, या शॉपकीपर को लाभ होगा या शॉपकीपर को क्या होगा, हानि होगा। अगर मान लीजिए शॉपकीपर किसी वस्तु को बेचता है और उस पर अगर वो 25 रुपए का लाभ कमाता है, 25 रुपए का लाभ कमाता है, अगर प्रॉफिट कितना दिया है, अगर 25 रुपीज दिया है तो सेल प्राइस क्या होगा, शॉपकीपर का सेल प्राइस क्या होगा। शॉपकीपर का सेल प्राइस यही होगा कि जैसे जितने में वस्तु को खरीद करके लाया है और जो लाभ उसने कमाया है। अगर शॉपकीपर मान लीजिए वस्तु को अगर 100 रुपए में खरीद करके लाता है और उस पर लाभ अगर मान लीजिए 25 रुपए कमाता है, इसका मतलब शॉपकीपर उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा है। एक तो 100 रुपए में खरीद करके लाया और 25 रुपए लाभ कमाया, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 125 रुपए में बेचा। मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 125 रुपए में बेचा। इस तरीके से क्या हो गया, जो शॉपकीपर का सेल प्राइस है, जो शॉपकीपर का सेल प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वही क्या है, कंज्यूमर का क्या है, कास्ट प्राइस है। मतलब जो उसी तरीके से जो स्टॉकिस्ट का सेल प्राइस है वही शॉपकीपर का क्या है, कास्ट प्राइस है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का क्या कहलाता है, सेल प्राइस कहलाता है। मतलब जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है तो उस मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं। मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी गई वो कास्ट प्राइस हुआ और जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई वह क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया। तो दोस्तों, अगर हम लाभ की स्थिति की बात करें
लाभ की स्थिति की अगर हम बात करें तो लाभ का सिचुएशन तभी बनेगा जब सेल प्राइस जो कास्ट प्राइस से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब शॉपकीपर जितने रुपए में वस्तु को खरीद करके लाता है, अगर उससे अधिक में बेचेगा, मतलब अगर उसका विक्रय मूल्य अधिक होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, शॉपकीपर को लाभ होगा। मतलब सेल प्राइस ग्रेटर देन क्या है, कास्ट प्राइस अगर है, तो उस सिचुएशन में शॉपकीपर को क्या होगा, लाभ होगा। अगर मान लीजिए शॉपकीपर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद करके लाता है और उस पे लाभ क्या करता है, 25 रुपए कमाता है, तो उसका सेल प्राइस क्या होगा, आप कास्ट प्राइस में क्या करेंगे, लाभ को जोड़ेंगे, तो 100 और 25 जोड़ेंगे तो 125 हो गया। इस तरीके से जो सेल प्राइस है कास्ट प्राइस में, सेल प्राइस को फाइंड करने के लिए कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब अगर हमें कास्ट प्राइस फाइंड करना है, अगर एक कास्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, तो सेल प्राइस में से क्या करेंगे, प्रॉफिट को घटा देंगे। 125 में से जब 25 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, जो कास्ट प्राइस है। तो कास्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सेल प्राइस में से प्रॉफिट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर हमें प्रॉफिट अगर फाइंड करना है, ये प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सेल प्राइस में से हम कास्ट प्राइस को घटा देंगे। 125 में से 100 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 25 रुपए मिलेगा, ये प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये घटा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं। दोस्तों जनरली स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है कि लाभ क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, जनरली ये कंफ्यूजन होता है। अगर इसको समझने के लिए अगर हम ये कहें, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, जैसे अगर 20 रुपए का लाभ होता है, अगर क्या होता है, कहीं 20 रुपए का अगर लाभ होता है, अगर हम ये कहें जो लाभ है वो क्या है, 20 रुपए है, और जो लाभ प्रतिशत है अगर हम ये कहें 20% है। इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या है, अगर हम ये कहें लाभ 20 रुपए है और फिर क्या लाभ 20% है, तो इसमें अंतर क्या है, मतलब लाभ और लाभ प्रतिशत में अंतर होता क्या है। अगर हम ये कहें किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का अगर हम मान लेते हैं सीपी अगर 400 रुपए है, सीपी अगर 400 रुपए है, तो अगर इस स्थिति को हमें अगर समझना है, सीपी अगर 400 रुपए दिया है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे लाभ और लाभ प्रतिशत में अंतर क्या है। जैसे अगर हम ये कहें लाभ और लाभ प्रतिशत में अंतर क्या है, तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी लाभ की बात करेंगे या हम हानि की बात करेंगे, तो हमेशा ये बातें किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। जब भी लाभ और हानि की बात करेंगे तो हमेशा किस पे करेंगे, कास्ट प्राइस पे करेंगे। तो जैसे अगर किसी वस्तु का अगर कास्ट प्राइस 400 रुपए है, अगर हम ये कहें इस पे लाभ 20 रुपए होता है और ये कहें लाभ 20% होता है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 20 रुपए लाभ होने का मतलब ये हो गया, पूरा जो क्रय मूल्य दिया है, पूरे क्रय मूल्य पर जो 20 रुपए प्राप्त हुआ है, इसको बोलेंगे लाभ कितना है, 20 रुपए। मतलब इस पूरे क्रय मूल्य पर जो प्राप्त हुआ वो लाभ है, वो क्या है, 20 रुपए है। मतलब 400 रुपए पर लाभ कितना है, 20 रुपए है। लेकिन अगर 20% की बात करेंगे, तो जैसे कि आप परसेंट को डिफाइन किए हैं आउट ऑफ 100, मतलब 100 में अगर कोई भी वैल्यू होती है तो वही क्या कहलाती है, प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ 20% लाभ का मतलब ये हो गया, क्रय मूल्य के हर 100 रुपए पर, ये क्रय मूल्य के हर 100 रुपए पर कितना लाभ हो रहा है, 20 रुपए। 20% लाभ का मतलब ये हो गया, क्रय मूल्य के हर 100 रुपए पर कितना लाभ हो रहा है, 20 रुपए हो रहा है। तो इस तरीके से आपने अगर लाभ की बात की जाए, तो मतलब जो टोटल कास्ट प्राइस पे जो भी हमें प्राप्त होता है वो लाभ होता है, और कास्ट प्राइस के हर 100 रुपए पे जो भी प्राप्त होता है वो प्रतिशत लाभ होता है। क्रय मूल्य के हर 100 रुपए पे जो प्राप्त होता है वो प्रतिशत लाभ होता है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे अगर हानि की बात करें, जैसे अगर हानि की बात करें, जैसे मैंने क्या लिखा है, जैसे हानि हानि और हानि प्रतिशत में अंतर क्या है। जैसे हम ये कहें कि अगर किसी वस्तु को अगर बेचने पे अगर ये कहा जाए कि शॉपकीपर को 20 रुपए का हानि हो रहा है, लॉस 20 रुपए का हो रहा है, और हानि प्रतिशत कितना है, 20% है। अगर मान लीजिए जो 20% हानि और 20 रुपए हानि में दोनों में अंतर क्या है, अगर इसको हम समझें कि एग्जाम्पल के द्वारा, तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं किसी वस्तु का जो कास्ट प्राइस है, अगर हम मान लें 200 रुपए अगर कास्ट प्राइस है, इसका मतलब ये हो गया 200 रुपए पर शॉपकीपर को कितना लॉस होता है, 20 रुपए होता है। लेकिन अगर 20% लाभ की बात की जाएगी तो इस कास्ट प्राइस के
हर 100 रुपए पर कितने का लॉस हो रहा है? 20 रुपए का लॉस हो रहा है। उसी तरीके से लॉस और लॉस प्रतिशत में अंतर यही है, लॉस और लॉस परसेंट में अंतर यही है, जो टोटल क्रय मूल्य पे जो कमी होती है वो लॉस होता है, और क्रय मूल्य के हर 100 रुपए पे जो कमी होती है वही क्या कहलाता है? लॉस परसेंट कहलाता है। अब दोस्तों हम बात अगर करें हम यहाँ पे, तो आप एक चीज गौर करेंगे, जैसे कि जनरली आप कंफ्यूजन यहाँ पे करते हैं। जैसे अगर हमें प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो जब भी प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करेंगे, लाभ प्रतिशत की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दोस्तों हमेशा किस पे फाइंड करेंगे? क्रय मूल्य पे फाइंड करेंगे। हमेशा किस पे फाइंड करेंगे? क्रय मूल्य पे फाइंड करेंगे। मतलब कि जब भी लाभ और हानि की बात करेंगे तो हम किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पे करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पे करेंगे। अब हम आते हैं दूसरी सिचुएशन जो बनता है, हानि का सिचुएशन जो बनता है। अब हमारा हानि का सिचुएशन क्या है? अब हानि के सिचुएशन को समझते हैं। अगर हानि के सिचुएशन में हम आए, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें जैसे कंज्यूमर किसी वस्तु को क्या करता है? बेचता है। तो कंज्यूमर जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है वो कंज्यूमर का, सॉरी, शॉपकीपर जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है वो शॉपकीपर का क्या कहलाता है? सेल प्राइस। और कंज्यूमर जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है वो क्या कहलाता है? कास्ट प्राइस कहलाता है। जैसे अगर हम ये कहें, अगर शॉपकीपर अगर किसी वस्तु को, अगर मान लीजिए वो बेचता है, अगर शॉपकीपर किसी वस्तु को बेचता है, मान लीजिए शॉपकीपर ने किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचा। शॉपकीपर एक किसी वस्तु को अगर 150 रुपए में बेचता है, अगर हम मान लें कि शॉपकीपर को क्या होता है? 50 रुपए का लॉस होता है। अगर शॉपकीपर को 50 रुपए का लॉस होता है, तो इसका मतलब शॉपकीपर उस वस्तु को कितने में खरीद कर लाया था? शॉपकीपर वस्तु को कितने में बेच रहा है? 150 रुपए में बेच रहा है। 150 रुपए में बेच रहा है और उसको लॉस कितना हो रहा है? 50 रुपए हो रहा है। लॉस अगर 50 रुपए हो रहा है तो इसका मतलब वो 50 रुपए घर से नुकसान करके बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 150 रुपए में बेचा और 50 रुपए का लॉस हुआ। इसका मतलब उस वस्तु को उसने कितने में खरीद कर लाया था? 200 रुपए में खरीद कर लाया था। तो अब अगर आपने देखा कि हानि की स्थिति तभी बनती है जो सेल प्राइस होता है वो कास्ट प्राइस से क्या होता है? कम होता है। मतलब शॉपकीपर जितने रुपए में वस्तु को खरीद करके लाता है, जैसे शॉपकीपर यहां देख रहे हैं 200 रुपए में खरीद करके लाया, तो उसको कितने में बेचा? कम में करके बेचा। तो कितने में? 150 रुपए में बेचता है। मतलब जितने में हम खरीद करके लाते हैं, अगर उससे कम मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या होता है? हानि होता है, लॉस होता है। तो अब यहां पर अगर देखें तो वही जब सेल प्राइस क्या होता है? कास्ट प्राइस अगर छोटा होता है, जैसे देख रहे हैं कि सेल प्राइस क्या है? कास्ट प्राइस से छोटा है, तो दोस्तों यहां पर क्या होती है? हानि होती है। जनरली आप यहीं पे आप गलतियां करते हैं, यहीं पे आप हमेशा गलतियां करते हैं। लास्ट के केसेज में इस सिचुएशन में गलतियां करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, अगर एक कास्ट प्राइस फाइंड करना है तो सेल प्राइस में क्या करते हैं? लास्ट को जोड़ देते हैं। अगर 200 रुपए हमें निकालना है तो 150 में क्या करेंगे? 50 को जोड़ेंगे, तब जाकर के 200 मिलेगा। मतलब अगर हमें कास्ट प्राइस फाइंड करना है तो सेल प्राइस में क्या करेंगे? लास्ट को जोड़ देंगे। उसी तरीके से अगर हमें सेल प्राइस निकालना है, अगर सेल प्राइस फाइंड करना है तो कास्ट प्राइस में से हम लास्ट को क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर हमें लास्ट फाइंड करना है तो इस कास्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे? सेल प्राइस को घटा देंगे। अगर लास्ट परसेंट की बात करेंगे तो लास्ट बटे कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। दोस्तों हमेशा ध्यान में ये रखिएगा, जब भी लाभ की बात की जाए या हानि की बात की जाए, हमेशा किस पे फाइंड करेंगे? कास्ट प्राइस पे फाइंड करेंगे। तो लास्ट बटे सीपी मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया? 100% हो गया। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, ये छूट की स्थिति होती क्या है? अब छूट की स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। छूट की स्थिति है क्या चीज? जैसे कि यहां पे देखेंगे, जो छूट शब्द का, वर्ड का जो हमने प्रयोग किया है, छूट जो शब्द लिखा है, छूट को हम बट्टा भी बोलते हैं। ये जो छूट यहाँ पे मैं लिखा है, छूट को हम क्या बोलते हैं? बट्टा भी बोलते हैं। इसको छूट को बट्टा भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। छूट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? बट्टा का जो मतलब क्या हुआ? और इस डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस को घटाना, मतलब एमआरपी को घटाना। एमआरपी को घटाना मतलब एमआरपी को कम करना।
एमआरपी को कम करना, छूट का मतलब यही होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जब शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी माल में जाते हैं, जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर देखते हैं कि वहां डिफरेंट जो प्लान होता है, जो छूट का जो स्कीम होता है, उसमें शॉपकीपर करता क्या है या माल का जो विक्रेता है करता क्या है, जो एमआरपी लिखा रहता है उस पर क्या करता है, कुछ घटाता है, एमआरपी को कुछ कम करता है। तो कम करना जितना वो घटाता है वही क्या होता है, यहाँ पे छूट होता है, बट्टा होता है, वही क्या होता है, डिस्काउंट होता है। वही डिस्काउंट होता है। तो इसका मतलब डिस्काउंट हम किस पे फाइंड करते हैं, एमआरपी पे फाइंड करते हैं, जिसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा है, एमपी मार्क प्राइस लिखा है। दोस्तों अगर मान लीजिए हम ये कहें, जैसे अगर कहीं पे अगर ये दिया गया है, जैसे अगर हम ये बात करें, जैसे आप मान लीजिए कोई वस्तु, या मान लीजिए इसी मार्कर को हम खरीदने जाते हैं, इस मार्कर के जो पैकेट पे जो एमआरपी लिखा गया है, अगर वो एमआरपी कितना है, अगर वो एमआरपी जो दिया गया है या मार्क प्राइस जो दिया गया, अगर वो क्या दिया है, 40 रुपए दिया है, मार्क प्राइस क्या दिया है, 40 रुपए दिया है, इसको मैंने खरीदने गया तो इस पे मार्क प्राइस अगर 40 रुपए लिखा है, शॉपकीपर अगर क्या करता है, 5 रुपए छोड़ देता है, 5 रुपए मतलब इसको कम कर देता है, 5 रुपए छोड़ देता है, तो वही क्या हो गया, छूट हो गया। डिस्काउंट कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। तो अब शॉपकीपर उस पे मारती, तो इस मार्कर के पैकेट पे 40 रुपए था, लेकिन शॉपकीपर ने क्या किया, 5 रुपए छोड़ दिया, तो फिर कितना मूल्य बचा, 35 रुपए बचा। मूल्य कितना बचा, 35 रुपए बचा। और यही क्या हो गया, उस वस्तु का सेल प्राइस हो गया। यही उस वस्तु का क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया। दोस्तों वही जब मार्क प्राइस हम फाइंड करते हैं, तो मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस में डिस्काउंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए सेल प्राइस में डिस्काउंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोस्तों अगर हमें सेल प्राइस अगर फाइंड करना है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर सेल प्राइस फाइंड करना है तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब हमें डिस्काउंट अगर फाइंड करना है, तो फिर क्या करते हैं, एमआरपी में से सेल प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, ये अगर डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, एमआरपी में से सेल प्राइस को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब डिस्काउंट परसेंट अगर हमें फाइंड करेंगे, तो डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट की बात हम किस पे करते हैं, मार्क प्राइस पे करते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो आप आवश्यकता अनुसार अपने को कभी कंज्यूमर के पास रखिएगा, अपने को कभी जैसे सेलर के पास रखिएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आपको क्या होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपने क्या समझा, मार्क प्राइस में से जो हम घटाते हैं वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट की बात हम किस पे करेंगे, हमेशा मार्क प्राइस पे करते हैं। और मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बचता है, वो मूल्य क्या कहलाता है, वस्तु का सेल प्राइस कहलाता है। तो बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट की बात हम किस पे करते हैं, मार्क प्राइस पर करते हैं। अब आइए चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सारी चीजों को एक एक करके क्लियर करते हैं। दोस्तों जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मित्रों हम क्या करेंगे, इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में टेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस तरह से टेट के क्वेश्चन आते हैं, हम इसको उतना ही डीप हम जा करके पढ़ाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, पूरी तरीके से सटीक हो। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें फाइंड करना है। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें निकालना है। यहाँ दोस्तों हमने सपोज कर लिया, एक सेब का जो क्रय मूल्य है उसको हमने क्या मान लिया, सीपी मान लिया। अगर ये सेब का क्रय मूल्य अगर क्या है, सीपी है, तो 21 सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया, 21 गुणे क्या आ गया, सीपी। उसी तरीके से 15 सेब का विक्रय मूल्य, अगर हम एक सेब के विक्रय मूल्य को अगर हम मान लेते हैं, अगर ये सेब का विक्रय मूल्य क्या है, अगर एसपी है, तो 15 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा,
15 गुणे एसपी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 21 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, अब इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेल प्राइस को इसमें डिवाइड करेंगे तो सीपी बटे क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, और फिर 21 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 बटे कितना हो गया, 21 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पचे 15 हो गया, 3 सते 21 हो गया। दोस्तों आपने क्या फाइंड कर लिया, कास्ट प्राइस अगर 5 है तो सेल प्राइस कितना है, 7 है। अगर कास्ट प्राइस अगर 5 है तो सेल प्राइस क्या है, 7 है। अगर कोई वस्तु 5 में खरीदी जाती है और 7 में बेची जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, उस वस्तु पर क्या है, लाभ हो रहा है। अब ये लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, लाभ कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो लाभ और हानि की बात हमेशा हम किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। कास्ट प्राइस क्या है, 5 है, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100% हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 पचे 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 40% की क्या आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों इस चीज को ऐसे भी हम समझ सकते थे, जैसे इसी चीज को अगर हम ये कहें, इसी चीज को ऐसे भी हम समझ सकते थे, जैसे ये दिया है, यहां पर अगर सिंप्लीफाई करने का तरीका ये भी हो सकता था, ये 2/5 मल्टीप्लाई भी क्या है, 100% है। जैसे कि हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको मैं सिखाया था 2/5 मल्टीप्लाई भी 100% है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोस्तों आपको मालूम है कि 1/5 की जो वैल्यू होती है, अगर 1/5 जो दिया है उसका जो मान होता है, अगर हम ये कहें तो 1/5 की जो वैल्यू होती है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। 1/5 की वैल्यू जो 20% के बराबर होता है, तो स्वाभाविक है अगर 2/5 की वैल्यू यहां फाइंड करेंगे तो 2/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% के क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब 1/5 की वैल्यू अगर 20% है तो यहाँ 2/5 मतलब इसमें 2 का गुणा करेंगे, या इसको 2 गुना करेंगे तो इसको भी 2 गुना करेंगे, कितना आएगा, 40% के क्या आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया था, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, एक नहीं सॉरी, अभी जो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 21 सेव का जो क्रय मूल्य है 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। 21 सेव का जो क्रय मूल्य है 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम लिखें 21 सेव का जो क्रय मूल्य है ये क्या है, 15 सेव की क्या है, विक्रय मूल्य की क्या है, बराबर है। दोस्तों ये क्वेश्चन ही दिया था, 21 सेव का जो क्रय मूल्य है 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 7 21 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया। मतलब 7 सेव का जो क्रय मूल्य है वो 5 सेव के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों अगर 7 सेव का क्रय मूल्य 5 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो स्वाभाविक है ये किसी न किसी वैल्यू के बराबर होगा, किसी न किसी रुपए के बराबर होगा, कोई ना कोई ऐसा मान होगा। तो अब आप क्या करिए, ऐसा कोई नंबर सपोज कर लीजिए जो 7 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी क्या हो, डिविजिबल हो। अगर ऐसा नंबर सपोज कर लेते हैं जो 7 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं होता है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, वही आएगा। लेकिन थोड़ी सी कठिनाई क्या होगी, अगर जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आना चालू हो जाती है तो उस समय सोल्यूशन हमारे क्या होता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो हम ये प्रयास करते हैं कि ऐसा नंबर सपोज करें जो 7 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो। तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर हो गया, 35 के क्या आ गया, बराबर आ गया, 35 रुपए के बराबर हो गया। मतलब 7 वस्तु का जो क्रय मूल्य वो भी 35 रुपए के बराबर है, और 5 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो भी क्या है, 35 रुपए के बराबर है। अगर 7 वस्तु का क्रय मूल्य 35 रुपए के बराबर है तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 5 रुपए के बराबर होगा। उसी तरीके से 5 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य अगर 35 रुपए है तो एक वस्तु का जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा, 7 के क्या हो गया, बराबर हो गया। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 7 रुपए के बराबर हो गया। स्वाभाविक है अगर कोई भी वस्तु अगर 5 रुपए में खरीदी जाती है और 7 रुपए में बेची जाती है तो वहां पर क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि की बात हमेशा हम किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। कास्ट प्राइस हमारा क्या है, 5 है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई भी दिस हो गया।
अभी आपको समझाया है कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, तो 2/5 की वैल्यू कितनी होगी 40% के बराबर हो गया। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे भी शूट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई दिया है। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि 320 केले का जो क्रय मूल्य है 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ हानि प्रतिशत क्या है? दोस्तों एक चीज ये भी है, अगर ये हानि प्रतिशत 9 देकर के आपसे केवल ये पूछ देता तो कैसे डायरेक्टली केवल क्वेश्चन देखते ही जान जाते। जैसे ये अगर कह देता 320 केले का जो क्रय मूल्य है 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अगर आपको ये डिसाइड करना होता है कि लाभ और हानि प्रतिशत क्या है, बिना सॉल्व किए अगर जानना होता तो दोस्तों तुरंत यहां डिसाइड कर लेते। जब खरीदी गई वस्तु की संख्या से बेची गई वस्तु की संख्या अधिक होती है, उस सिचुएशन में मित्रों सदैव क्या होता है? हानि होती है। जब खरीदी गई वस्तु की संख्या से बेची गई वस्तु की संख्या अधिक होती है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में सदैव क्या होता है? हानि होता है। इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी पहले से हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत हमें फाइंड करना है, ये पहले से डिसाइडेड है। इस क्वेश्चन में क्या होगा? हानि होगा। तो आइए दोस्तों हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सीपी है, तो कितने केले खरीदे गए हैं? 320 केले। अगर एक केला सीपी रुपए में खरीदा गया तो 320 केला कितने रुपए में खरीदा जाएगा? 320 गुणे क्या हो गया? सीपी होगा। अगर एक केला अगर एसपी रुपए में बेचा गया, एक केला अगर एसपी रुपए में बेचा गया तो 400 केले बेचे गए हैं, तो 400 केले का जो सेल प्राइस हो गया 400 गुणे क्या हो गया? एसपी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है 320 केले का जो क्रय मूल्य है 400 केले के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। दोस्तों इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। आपको मालूम है कि छोटे क्लासेज में आप पढ़ते थे, जैसे अगर हम ये कहें कहीं आपको अगर दिया गया है, जैसे दे दिया गया 3x इक्वल टू अगर 4y दिया गया है, अगर 3x इक्वल टू 4y दिया गया है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते क्या थे? y को इसमें डिवाइड कर देते थे, 3 को इसमें डिवाइड कर देते थे। तो हम क्या लिखते थे? x बटे वाई बराबर कितना हो गया? 4 बटे क्या आ गया? 3 आ गया। उसी तरीके से दोस्तों अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो एसपी को इसमें डिवाइड करेंगे तो सीपी बटे क्या आ जाएगा? एसपी आ गया। सेल प्राइस बटे कास्ट प्राइस बटे सेल प्राइस हो गया, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 400 बटे कितना आ गया? 320 के बराबर हो गया। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दिया, कैंसिल हो गया, 8 पचे 40 हो गया, 8 चौको क्या आ गया? 32 आ गया। दोस्तों अगर कोई भी वस्तु अगर 5 में खरीदी जाती है और 4 में अगर बेची जाती है तो स्वाभाविक है उस सिचुएशन में क्या होगा? हानि होगा। मतलब अगर अधिक में खरीदी जाती है और कम में बेची जाती है तो उस सिचुएशन में स्वाभाविक है क्या होगा? हानि होगा। दोस्तों है कितने का हानि होगा? हानि यहां पर कितने का होगा? 1 का होगा, क्योंकि 5 में वस्तु खरीदी गई है 4 में बेची गई है, तो हानि कितने का होगा? 1 का होगा। और लाभ और हानि की बात हमेशा किस पे करते हैं? कास्ट प्राइस पे करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100% हो गया। दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 बचे क्या आ गया? 100। मतलब इस क्वेश्चन में कितने का, शॉपकीपर को कितने का हानि होगा? 20% का क्या होगा? हानि होगा। हानि को हम किससे दिखाते हैं? माइनस से दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में शॉपकीपर को कितने का हानि होगा? 20% का क्या होगा? हानि होगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्वेश्चन को चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को चाहे तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ये कहा गया है 320 केले का जो क्रय मूल्य है 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही दिया है। दोस्तों क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 8 चौक को 32 हो गया, 8 पचे क्या आ गया? 40 आ गया। मतलब 4 वस्तु का जो सीपी है वो 5 वस्तु के एसपी के क्या है? बराबर है। मतलब 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य की क्या है? बराबर है। तो दोस्तों स्वाभाविक है ये मूल्य कोई ना कोई मूल्य होगा। आप ऐसी संख्या, ऐसा मूल्य यहां पे सपोज कर लीजिए जो 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो। दोस्तों 4 और 5 से वही डिविजिबल होगा
जो 4 और 5 का क्या होगा, एलसीएम होगा, या एलसीएम का क्या होगा, कोई भी मल्टीपल गुणज होगा। और 4 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या हमने क्या मान लिया, 20 मान लिया। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया, 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो भी 20 रुपए के बराबर है, और 5 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 20 रुपए के बराबर है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों यहाँ 20 मान के ही प्रॉब्लम को करें, कोई भी संख्या लेकर के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी संख्या लेते हैं, अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो संख्या किस में आने लगेगी, फ्रैक्शन में आने लगेगी। और ज्यों ही आप प्रॉब्लम को करते हैं, वैल्यू फ्रैक्शन में आना चालू होती है, तो सॉल्यूशन उतना ही कठिन होता चला जाता है। तो दोस्तों अब हमने क्या, इसीलिए हमने क्या लिया है, 4 और 5 का एलसीएम ले लिया। इसका मतलब ये हो गया कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य भी 20 रुपए है, और 5 वस्तु का विक्रय मूल्य भी क्या है, 20 रुपए है। अगर 4 वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए है, तो एक वस्तु का जो सीपी है वो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। 5 वस्तु का जो विक्रय मूल्य 20 रुपए है, तो एक वस्तु का जो सेल प्राइस है, सारी सारी अगर 4 वस्तु का क्रय मूल्य अगर 20 रुपए है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 पचे 20। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 20 रुपए है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 चौको कितना हो गया, 20। मतलब कोई वस्तु अगर 5 रुपए में खरीदी जाती है, 4 रुपए में बेची जाती है, वहां पे क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितने का होगा, एक का होगा। और लाभ और हानि की बात हम किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे। मल्टीप्लाई भी क्या हो गया, 100%। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाए, मैंने सिखाया भी था, अगर नहीं ऐसे नहीं तो वैसे कर लीजिए। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% के बराबर होता है। 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20% के बराबर होता है। या नहीं तो 5 से काट दीजिए, कितना हो गया, 20। तो 20% की क्या हो गया, लॉस होगा। दोस्तों माइनस साइन किसको बताता है, लॉस क्यों बता रहा है, तो क्या आ गया, 10 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए, जैसे इस तरह जो जो मैंने टाइप 2 क्वेश्चन लेकर के बताया है, इस तरह के क्वेश्चन आपके टेट के, यूपी टेट में खासतौर से क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे कहा जा रहा है कि यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए की 2 की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। कैसे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, दोस्तों कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप वहां पर पाएंगे। आइए देखिए क्या दिया है, आपसे कह रहा है कि 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, बस तो लिख देते हैं। दोस्तों समझाना है तो लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ समझाना है तो लिख रहे हैं। यानी 3 वस्तुएं, मतलब 3 संतरे कितने रुपए में खरीदे गए, 5 रुपए में खरीदे गए। ये समझाना है तो लिख रहे हैं। 3 संतरे कितने में खरीदे गए, 5 रुपए में खरीदे गए, और 4 रुपए की 2 की दर से बेचा जा रहा है। मतलब दो संतरे को कितने में बेचा जा रहा है, 4 रुपए में बेचा जा रहा है। यही दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन ये दिया है कि 3 संतरे को 5 रुपए में खरीदा जा रहा है और 2 संतरे को 4 रुपए में बेचा जा रहा है। उस सिचुएशन में लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें निकालना है। एक तो तरीका ये होता है ऐसे क्वेश्चन करने का, आप क्या करिए, वस्तु की संख्या को बराबर कर लीजिए। यहाँ पे वस्तु की संख्या 3 है, यहाँ पे 2 है। 3 और 2 को आप क्या करिए, बराबर कर लीजिए। 3 और 2 को बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 6 है। अब दोनों को क्या करिए, 6 बना दीजिए। अगर 6 बनाना है तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 2 का, और इसमें किसका गुणा करेंगे, 3 का। 2 तिहाई 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अगर आपने इसमें भी 2 का गुणा किया तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। इसमें 3 का किया तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। मतलब ये कितना हो गया, 10, और ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब मतलब दोस्तों क्या हो गया, यहां पर 6 वस्तु का क्रय मूल्य भी 10 रुपए और 6 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 12 रुपए। मतलब 6 वस्तु को 10 रुपए में खरीदा गया और 6 वस्तु को 12 रुपए में बेचा गया। तो मित्रों स्वाभाविक, अगर 10 रुपए में खरीदा गया, 12 रुपए में बेचा गया, तो यहाँ पे कितने का लाभ होगा, 2 का लाभ होगा। यहाँ पर कितने का लाभ होगा, 2 का लाभ होगा। अब जब भी लाभ और हानि की बात हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। क्रय मूल्य दिया है 10 दिया है, मल्टीप्लाई भी 100% है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
कितने का दोस्तों लाभ हुआ? 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। एक तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है। अब दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या होता है दोस्तों? एक तरीका ये होता है, आप क्या करिए, वस्तु को पहले लिख लीजिए, वस्तु को पहले लिख लीजिए और रुपए को क्या करिए, बाद में लिखिए। अगर आपने रुपए को पहले लिख दिया, वस्तु को बाद में लिखा, तो दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान में रखना है, वस्तु को पहले लिखेंगे, रुपए को क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। जैसे कह रहा है कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है, मतलब 3 संतरा कितने में खरीदता है? 5 में। और 2 संतरा कितने में बेचता है दोस्तों? 4 में बेचता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या तरीका बताया है? आप क्या करेंगे? वस्तु को पहले लिखेंगे, रुपए को क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। अगर आपने रुपए को पहले लिख दिया, वस्तु को बाद में लिखा, तो तुरंत क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये बातें इतनी समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो सिचुएशन होता है, लाभ का सिचुएशन होता है, और ये जो सिचुएशन होता है, ये हानि का सिचुएशन होता है। ये हानि की स्थिति बनता है और ये क्या बनता है? लाभ की स्थिति बनता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो लाभ की बात करता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो हानि की बात करता है। अगर ये अधिक है तो लाभ होगा, अगर ये अधिक है तो क्या होगा? हानि होगा। अब हम देखें कि लाभ होता है कि हानि होता है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पहले से डिसाइड कर दिया है कि लाभ होगा। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे कह देगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे कह देगा, एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरी खरीदता है और 4 रुपए की 2 की दर से बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ऐसे क्वेश्चन में हमको पहले डिसाइड करना होता है लाभ होगा कि हानि होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में पहले से डिसाइड इसने कर दिया है, क्या होगा? लाभ होगा। अब लाभ कैसे हो रहा है ये जाने। आप देख रहे हैं कि 3 चौक को कितना हो गया? 12 हो गया, और 2 पचे क्या हो गया? 10 हो गया। लाभ का भाग 12 और हानि का भाग क्या है? 10 है। तो लाभ का भाग 12 और हानि का भाग 10 है। तो दोस्तों मतलब आपको लाभ कितना हो गया? 2 हो गया। 3 चौक को 12 हो गया, 2 पचे 10 हो गया। इस 12 में से क्या करेंगे? 10 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और दूसरी चीज हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, लाभ हो या हानि हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप क्या करेंगे? इस हानि वाले भाग को हमेशा नीचे रखेंगे। 2 पचे कितना आ गया? 10 आ गया। इसको प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100% हो गया। दोस्तों आपको मालूम है कि 1/10 जो होता है 10% के बराबर होता है, तो 2/10 कितने परसेंट के बराबर होगा? 20% के क्या होगा? बराबर होगा। या नहीं ऐसे समझ रहे हैं, आप क्या करिएगा? 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। 10 दूना कितना हो गया? 20% के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में आए हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया है, एक 10 अंडे 15 की दर से खरीदता है। एक मतलब विक्रेता, या कह दें एक व्यक्ति। यहां विक्रेता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक विक्रेता शब्द भी लिख सकते हैं। एक विक्रेता 10 अंडे 15 की दर से खरीदता है तथा 20 अंडे 16 की दर से बेचता है। हानि प्रतिशत क्या है? ये आपको निकालना है। तो जैसे मैंने क्या बताया, आप जैसे देख दिया है, जैसे वस्तु, वस्तु क्या दिया है? 10 अंडे, 10 अंडे, 10 अंडे 15 की दर से खरीदता है। मतलब कितने रुपए में खरीद रहा है? 15 रुपए में खरीद रहा है। ये सीपी क्या दिया है? 20 के बराबर दिया है। फिर कह रहा है कि 20 अंडे 16 की दर से बेचता है। उस वस्तु का सेल प्राइस कितना है? ये 20 अंडा 16 की दर से बेचता है। आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है। अभी मैं आपको क्या सिखाया है? आपको ये सिखाया है, आप क्या करिए, जैसे वस्तु की संख्या को बराबर कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? वस्तु की संख्या को बराबर कर लें। यहाँ पे देख रहे हैं 20 है, अगर इसको भी 20 बनाइए। 20 कैसे बनेगा? इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, 10 दूना 20। तो इसमें भी कितने का गुणा करेंगे? 2 से। तो कितना हो गया? 30 हो गया। मतलब किसी वस्तु को 30 रुपए में खरीदा गया, मतलब 20 अंडे 30 रुपए में खरीदा गया, और कितने रुपए में बेचा गया? 16 रुपए में बेचा गया। तो स्वाभाविक है मित्रों, अगर 30 रुपए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य क्या है? 16 रुपए है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हानि होगा।
और हानि कितने का होगा? 30 में से 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। लाभ और हानि की बात हम किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी क्या आ गया? 100% आ गया। चाहे तो इसको काट दें, कैंसिल हो गया। कितना मिला? 140/3% आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 चौक को 12 हो गया, 12 हो गया, कितना बचा? 2, 20 हो गया, 3 छके 18, 46 से ही 2/3% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। मतलब इस केसेज में जो विक्रेता है, जो सेलर है, उसको क्या होगा? 46 से ही 46 से ही 2/3% का क्या होगा? यहां पर हानि होगी। ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करें, मान लीजिए आप चाहें तो नंबर को क्या करें? छोटा कर लें। चाहे तो नंबर को छोटा कर लें। नंबर को छोटा करने का मतलब, इसको चाहे तो वैसे इसको काट भी सकते हैं। काटने का सेंस क्या है? अगर ऐसे भी कर लें, यदि हम कर देते हैं 5 दूना 10, 5 तिहाई क्या हो गया? 15, और 4 पचे 20, 4 चौको क्या आ गया? 16 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? दो वस्तु को कितने में खरीदा गया? 3 रुपए में खरीदा गया, और 5 वस्तु को कितने में बेचा गया? 4 रुपए में बेचा गया। 5 वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया। अब वस्तु की संख्या क्या करिए? बराबर करिए। वस्तु की संख्या यहां पे बराबर करेंगे तो फिर देख रहे हैं वही चीज आ जा रहा है, फिर वही चीज आ रहा है। 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? कि यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम 10 हो गया। इसको जब हम 10 बनाएंगे तो 10 बनाएंगे तो फिर किससे गुणा करेंगे? 5 का। 5 दूना 10, और इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा किसका करेंगे? 5 का। इसमें भी करेंगे। इसको 10 बनाएंगे, 2 का गुणा करेंगे, और इसमें भी कितने का गुणा करेंगे? यहां पर इसमें 10 इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 का गुणा हम कर देंगे। अब दोस्तों क्या है, 10 वस्तु का जो मूल्य कितना आ गया? 15 आ गया। और यहाँ पे 10 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 8 आ गया। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ गया? 8 आ गया। तो अब आप क्या करें? देख रहे हैं कि क्रय मूल्य क्या है? 15 रुपए, विक्रय मूल्य क्या है? 8 रुपए। तो स्वाभाविक है, अगर विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा, तो बस केसेज में क्या होगा? हानि होगा। हानि कितने का हो रहा है? 7 का हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है? 7 का हो रहा है। लाभ और हानि की बात हम किस पे करेंगे? यहाँ कास्ट प्राइस पे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय देश के बराबर हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 तिहाई 15 हो गया, और 20 पचे 100 हो गया, तो कितना आ गया? 140। ये हमको क्या मिला? 140/3% मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 चौक को 12 हो गया, और 2 3 छके 18, 46 से ही 2/3% कि हमें क्या होगा? हानि होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम चाहें तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को चाहें तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है? आप क्या करिए? वस्तु को पहले लिखिए और रुपए को क्या करिए? बाद में लिखिए। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, वस्तु को पहले लिखिएगा, रुपए को बाद में लिखिएगा। अगर आपने रुपए को पहले लिख दिया, वस्तु को बाद में लिखा, तो क्वेश्चन तुरंत क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि 10 अंडे 15 रुपए में खरीदा, और 20 अंडे इसने क्या किया? 16 रुपए में क्या किया? बेच दिया। 16 रुपए में बेच दिया। अभी दोस्तों मैंने क्या बताया है? आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर दे सकते हैं, जैसे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और 4 पचे 20, 4 चौको क्या आ गया? 16 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये लाभ की स्थिति है, 2 चौको कितना हो गया? 8, और ये हानि की स्थिति है, 5 तिहाई क्या हो गया? 15 हो गया। देख रहे हैं कि 15 अधिक है, और हानि की स्थिति, हानि का भाग 15 है और लाभ का भाग 8 है, तो स्वाभाविक है जो हानि का भाग अधिक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? हानि होगा। और 5 तिहाई 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 हो गया। दोस्तों मैंने ऐसे करने के लिए आपको समझाया है, लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, ऐसे केसेज में हानि का भाग हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। ये भाग हमेशा नीचे रखेंगे। 5 तिहाई 15 हो गया, मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे? 100%। चाहे तो सिंप्लीफाई कर दें, जैसे 1/15 की वैल्यू मैंने आपको सिखाया था वैसे भी कर सकते हैं, या नहीं तो काट दीजिए इसको। 5 तिहाई 15 हो गया, और 20 बचे क्या हो गया? 100। तो 20 सते 140 बटे क्या आ गया? 3%। तो अभी आपने क्या निकाला था? 3 चौक 12, 3 छक 18, 46 से ही 2/3%, इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देश के बराबर हो गया। आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे?
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, एक व्यक्ति 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिल खरीदता है और 12 रुपए की 10 की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको निकालना है। जैसे आपने वस्तु को पहले लिखा, रुपए को क्या किया, बाद में लिखा। वस्तु को पहले लिखा और रुपए को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, 12 पेंसिल 10 रुपए में खरीदता है और फिर 12 रुपए की 10 की दर से बेचता है। 10 पेंसिलों क्या कर रहा है, 12 रुपए में बेचता है। दोस्तों अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई किए, एक तो तरीका मैंने बताया, चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और छोटा बना लीजिए, चाहे रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। वस्तु की संख्या क्या करिए, बराबर करिए। आप वस्तु की संख्या बराबर करिए। आप देख रहे हैं कि 12 और 10 का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो कितना होगा, 60 होगा। 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। आप क्या करिए, 60 बनाइए तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 5 का, तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। इसमें कितने का करेंगे, 6 का, तो इसमें भी क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। अब ये कितना आ गया, 10 पचे 50 हो गया और 12 छके कितना आ गया, 72 हो गया। मतलब 12 पचे 60, 60 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 50 रुपए है और 60 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 72 रुपए है। तो स्वाभाविक है दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से अधिक है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितने का हो रहा है, अब सेल प्राइस में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 22 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि की बात हम किस पे करते हैं, कास्ट प्राइस पे। ये क्या है, 50 मल्टीप्लाई भी क्या हो गया, 100%। दोस्तों आपको मालूम है 1/50 की जो वैल्यू होती है 2%। 1/, इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/50 की वैल्यू कितनी होती है, 2%। तो 22/50 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे लिखेंगे 22/50 की वैल्यू होगी, 22 दूना कितना हो गया, 44% के बराबर हो गया। ये आंसर कितना आ गया, 44% के बराबर हो गया। या चाहे तो इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, 50 दूना 100 हो गया और 22 दूना कितना हो गया, 44 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और फिर इसी क्वेश्चन को चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहां तो मैंने बताया कि वस्तु की संख्या को बराबर करके करिए। आप क्या करिए, वस्तु की संख्या अगर बराबर नहीं कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। ऐसे में जैसे मैंने बताया आपको क्या, कि वस्तु को हमेशा पहले लिखिए और मूल्य को क्या करिए, बाद में लिखिए। अब इसमें कहा जा रहा है 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, मतलब 12 जो पेंसिल है कितने में खरीदता है, 10 रुपए में खरीदता है। और 12 रुपए की 10 की दर से बेचता है, मतलब 10 जो पेंसिल है वो कितने में, 12 रुपए में बेचता है। 12 रुपए में बेचता है। तो आपको मैंने क्या बताया, ये जो होता है ये लाभ की स्थिति होती है और ये क्या होती है, हानि की स्थिति होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 हो गया, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100। 144 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ गया, 44। और आपको सिखाया कि लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, ये भाग हमेशा नीचे रखते हैं। 10 दहा में कितना हो गया, 100, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100%। अब क्या है, 1/100 होता है, 1/100 अगर हम ये कहें 1/100 जो होता है 1% के बराबर होता है। तो 44/100 होगा, ये 44/100 होगा 44% के क्या गया, बराबर होगा। या आप क्या करें, 100 से 100 काट दें, ये किसके बराबर हो गया, 44% के बराबर हो गया। या नहीं तो आप ऐसे, आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे 44, अगर यहाँ 44/100 लिखा गया है तो डायरेक्टली हम यहां लिख सकते हैं 44% के बराबर हो गया। क्योंकि 100 में जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। तो 100 में कितना है, 40 है, तो डायरेक्ट इसको 100 में कितना है, 44 है, तो डायरेक्ट 44% लिख सकते हैं। दोस्तों एक चीज यह भी है, परसेंटेज को डिफाइन भी किया है। अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसका डिनोमिनेटर अगर 100 है तो डायरेक्ट उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों जैसे क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं कुछ क्वेश्चंस लिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखेंगे तो जो भी मैंने पढ़ाया है इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को डालेंगे, उसको अलग से सॉल्व करवाएंगे। पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट हैं उसको सिखा रहे हैं, और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको वो चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।
आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक ध्यान से देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।